आदरणीय श्री राज पुरोहित जी, आदरणीय श्री अतुल भाटकलकर जी, आदरणीय श्री प्रशांत त्रिपाठी जी, आदरणीय आशुतोष पाटनकर जी, आदरणीय अतुल शाह जी, आदरणीय परितोष व्यास जी, आदरणीय संजय उपाध्याय जी, आदरणीय दिलीप पटेल जी, आदरणीय सुनील देवधर जी, मैंने उनको पीछे देखा, वो भी बैठे हैं यहाँ पे, श्रीमती प्रीति गांधी जी, and the person who's responsible actually for me coming here is of course the two ladies who are sitting on stage, Shrimati Poonam Mahajan ji, who's a very dear friend of mine and has been a great inspiration for me, both to go on the net. Actually, she's the person who told me to go on Twitter, so it's only fair that I thank her for it. पहले तो मैं मुंबई की जितनी यूनिट है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सब लोगों को मुझे ये सम्मान देने के लिए और यहाँ आने के लिए। और मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है आज और दूसरा मैं सर मुंबई के भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति उन्होंने इतने भव्य तरीके से सफलतापूर्वक कराई, मुझे लगता है पूरे देश को बधाई। I normally always speak in Hindi, but today I'm going to speak in English because I think that ultimately everybody will understand then. Otherwise, if I speak in Hindi, some people will and some people won't, because my Hindi is from UP, so it's a little different than Mumbaiya Hindi. भैया राजनीतिक भाषण होता तो खूब हिंदी में बोलते। मैं चाहता हूं कि जो पत्रकार बंधु आए हैं इतने दूर से, वो भी कुछ बात हमारी समझ के लोगों को आगे बढ़ाएं। दोनों का मिश्रण करके बोल लेंगे, ठीक? When I looked at the topic for speaking today, it was youth, social media, and the BJP. When we address any particular question, the first approach should always be philosophical. And when I say philosophical, I mean we should first ask ourselves, one, what does it mean to be young? नौजवान तो 100 साल पहले भी थे और नौजवान आज भी हैं, लेकिन नौजवान जो आज हैं उनकी जवानी का, उनके नौजवान होने का जो मतलब है, जो उसका एक नया रास्ता प्रशस्त हुआ है, उसका अर्थ क्या कुछ अलग है? कि क्या समाज में नौजवान की वही आज स्थिति है, वही आज सम्मान है जो 100-500 साल पहले था? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आपसे। मैं चुनाव लड़ा था 2009 में, और in 1989 when my mother fought the election from the same constituency that I'm the MP from now, called Pili-Bhit, I remember when we used to go to villages, we used to often find that one person who was sometimes the eldest person in that village would gather people around at his house, and he would say, I want you to vote for this lady, and that is my diktat to you. ये मेरा आदेश है आप लोगों के लिए कि भाई आप इस महिलाओं को सशक्त करिए। और अधिकतम लोग मानते भी थे, और लोग उस बुजुर्ग की इज्जत रखने के लिए जो वो कहते थे वो करते थे। लेकिन आज के चुनाव में मैंने क्या देखा है कि जीत उसी की होती है जिसके तरफ गांव के नौजवान हो, जिसके तरफ गांव के लड़के लड़कियां हो। और शहर में भी बहुत अलग नहीं है। आज आप देखिए मुंबई में कितने सारे नौजवान लोग सभासद बन के आए हैं, कितने सारे लोग विधायक बन के आए हैं, कुछ लोग तो मुंबई में सांसद भी नौजवान के हैं, बन के आए हैं, चाहे किसी भी दल के हों। मुझे लगता है 2-3 ऐसे सांसद हैं मुंबई में जिसको हम नौजवान
की भूमिका में देख सकते हैं. I think it's a very exciting time to be young today. And it's not just because the fact that society is in transition. It's also because today the world is so interconnected that anything is possible. Poonamji said absolutely correctly that Obama got huge momentum from this one slogan called Yes We Can. The question is not whether he got it, that we know. The question is why did he get it? The reason he got it is today all of us live in an extremely competitive environment and an extremely suffocative environment. आज हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला मानता है. क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? जब इंसान पैदा होता है तो उसको स्कूल में डालने के बाद, नौकरी ढूंढने के बाद, शादी करने के बाद, अपने आने वाली पीढ़ी को सशक्त करने के बाद जो एक संघर्ष करना पड़ता है, हर आदमी उस संघर्ष में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाता है. उसका कारण तो बहुत स्पष्ट है कि 100 करोड़ लोगों के देश में इतनी प्रतिस्पर्धा है. There is so much competition and there is only so many resources, there's only so much land, there are only so many jobs, there's only so much that a person can achieve. Today, the internet allows us a tremendous feeling of equality. We talk about democracy, right? Let's be honest. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुंबई के जितने बड़े अखबार हैं, अगर यहां पे हमारा कोई नौजवान कार्यकर्ता उस अखबार में अपना एक लेख छपवाना चाहता है, तो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया उसका लेख छापेगी? नहीं छापेगी ना. मान लीजिए वो एक ब्रिलियंट लड़का है, मान लीजिए वो एक जीनियस है, क्या उसका लेख छपेगा? क्यों? क्योंकि सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे कि आप कौन हैं, आप हैं कौन? वो बोलेगा मैं एक इंसान हूं, इंसान से बड़ा थोड़ी ना कोई चीज है इस दुनिया में. फिर उससे पूछेंगे कि आपके पास किसी की चिट्ठी है, क्या कोई कॉर्पोरेट हाउस की बैकिंग है, क्या कोई आपके पास बड़े आदमी का आशीर्वाद है, क्या इस दफ्तर में आप संपादक को जानते हैं? तो वो कहेगा नहीं भैया ये सब तो मैं नहीं जानता, बस मैंने एक 800 शब्द का एक लेख लिखा है, इसको आप देख लीजिए. वो कहेंगे ठीक है आप दीजिए, उसके बाद उसको कूड़े में डाल देंगे तुरंत. लेकिन कितने नायक, how many heroes and icons have been created from the movement that we call the internet. Today, all the bloggers that are the most respected and the most feared, they are not sons and daughters of big people. They are not editors of papers. They are just people who have the courage of their convictions. They are people who have the audacity of hope. They are people who have the audacity, the courage to say, this is what I feel. If you like it, fine. If you don't like it, fine. I think that we live in an unequal world today. Whether it's caste, चाहे आप जाति प्रथा देखो, चाहे आप आर्थिक व्यवस्था देखो, हर जगह ऊंच नीच है, हर जगह. मैं तो कहता हूं एक पार्टी में ऊंच नीच होती है, एक परिवार में ऊंच नीच होती है. इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया एक ऐसे माध्यम है जिसके तहत एक बहुत बड़े पैमाने पे एक समानता प्रस्तुत होती है और समानता के पैर मजबूत होते हैं. I think that if democracy really has to take root in a nation, and we probably have the finest democracy in the world, but if our democracy is to deepen, then the only way that democracy can deepen
the reflection of that will come through the internet. When me and a person are openly competing for retweets, they're openly competing to get heard. I haven't tweeted in a long time, so I can't really this thing. I probably will start now. But the truth is that why is it important for people to be equal? It's important because it is that equality which is the prime characteristic in what makes us human. Today, मान लीजिए कि आज आप एक दल के लिए काम कर रहे हो, आप एक राजनीतिक दल के सदस्य हो. अगर कल आप एक टिकट चाहते हो और आपके सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं, क्या आप उतने ही सुदृढ़ता से काम करोगे? नहीं, क्योंकि हर आदमी एक सपने को लेकर जीता है, चाहे वो सपना आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कोई भी सपना हो या व्यावहारिक हो. Me and a person are openly competing for retweets. They're openly competing to get heard. I haven't tweeted in a long time, so I can't really this thing. I probably will start now. But the truth is that why is it important for people to be equal? It's important because it is that equality which is the prime characteristic in what makes us human. Today, मान लीजिए कि आज आप एक दल के लिए काम कर रहे हो, आप एक राजनीतिक दल के सदस्य हो. अगर कल आप एक टिकट चाहते हो और आपके सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं, क्या आप उतने ही सुदृढ़ता से काम करोगे? नहीं, क्योंकि हर आदमी एक सपने को लेकर जीता है, चाहे वो सपना आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कोई भी सपना हो या व्यावहारिक हो. अगर आपके अंदर क्षमता है, if you are talented, if you have the ability, if you have the courage, if you've got the stuff, then I guarantee you सफलता आपके कदम चूमेगी और आप ओवरनाइट एक बहुत बड़े शख्सियत आप स्वयं बन सकते हो. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. एक बार एक पत्रकार मेरे पास आया था, ये बात करीबन 4 साल पहले की है, और उनको अपने नौकरी से निकाला गया था. मैंने उनसे पूछा कि आप किसी और अखबार में या मैगजीन में जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं. तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं इंटरनेट के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा. तो मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि बड़ा अजीब आदमी है, इसकी रोजी रोटी बंद होने वाली है और अब ये बेचारा जाके इंटरनेट पे अपना समय खराब करेगा, 6-8 महीने में दुनिया इसको भूल जाएगी, फिर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको नौकरी भी नहीं देगी. मैंने उसको कहा दोस्त, इस सब में आप मत पड़ो, मैं किसी से बात कर लेता हूं, कहीं आपको लगा लेता हूं. उसने कहा नहीं, आज वो स्थिति है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आज वो स्थिति है कि वो इतना सशक्त हुआ, लाखों लोग उसका लेख पढ़ते हुए एक नए पब्लिकेशन ने उसको अपना मुख्य संपादक बना दिया, जब वो केवल एक बीट रिपोर्टर था. क्योंकि वो लोगों ने उसको कहा कि भाई जिस आदमी के बोली पे, जिस आदमी के शब्दावली पे इतने लोग दीवाने हैं, इसका मतलब उसमें कोई तो बात होगी, चलिए हम उसको आगे रख के कुछ शुरू करते हैं. एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? उसकी विश्वसनीयता है, उसकी क्रेडिबिलिटी है. जिस पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी मजबूत हो, उस पॉलिटिकल पार्टी थोड़े दिन के लिए आप नीचे रख सकते हो,
लेकिन उसकी विजय अंत में होनी ही है। आज इंटरनेट एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जिसके तहत ना कोई धर्म के ऊपर लड़ाई होगी, ना कि ऊंच नीच के ऊपर लड़ाई होगी, ना क्षेत्रवाद के ऊपर लड़ाई होगी। केवल एक चीज के ऊपर लड़ाई होगी, वो है काबिलियत पे, आपकी क्षमता पे, कि हाउ एक्सलेंट आर यू एट व्हाट यू आर सेइंग, हाउ नॉलेजेबल आर यू, how much is it fueled by information and knowledge and wisdom. Ultimately, what we've all got to realize is that the India of our dreams, हमारे सपनों का भारत तभी बन सकता है जब मेरा बेटा और एक गरीब आदमी के बेटे को सामान्य अवसर जीवन में प्राप्त हो। और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके अंदर वो आत्मशक्ति, वो आत्मविश्वास पैदा हो कि कल मेरी बात भी सुनी जाएगी और समझी जाएगी, उसका महत्व समझा जाएगा। आज हमारे देश में एक सामान्य व्यक्ति अन्ना हजारे नाम का ने देश के सारे नौजवानों में एक चिंगारी जला दी। चाहे आप उनकी कोई बात को स्वीकार करें या ना करें, मैं उनके विचारधारा के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक मूल बात कह रहा हूं कि जो काम एक 32 वर्ष के वरुण गांधी नहीं कर पाया, वो एक 80 वर्ष के अन्ना हजारे ने जाके कर दिया। कि देश के सारे नौजवानों में एक सड़कों पे आने का आह्वान किया, और ना धर्म पे किया, ना जाति पे किया, ना ऊंच नीच पे किया, ना क्षेत्रवाद पे किया। He did it by making people believe that their voices count for something. That if people subscribe to a larger dream, that dream can be achieved. एक और उदाहरण मैं देता हूं। जब महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान आए थे 1915 में, तो उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, बड़े लोग जानते थे, गरीब लोग नहीं जानते थे। और महात्मा गांधी ने उस समय कांग्रेस के नेता गोखले जी थे, तिलक जी थे। उस समय गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नहीं थे। कैसे गांधी ने अपने ताकत को प्रशस्त किया, अपने मार्ग को सशक्त कैसे किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि 300 लोग कमरे में बैठ के आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई 301 आदमी नहीं कर रहा। ये सब बड़े लोग थे, कोई बैरिस्टर था, कोई एजुकेशनिस्ट था। तिलक जी की एक संस्था थी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोखले जी की फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वो एक एजुकेशनल संस्था थी। और तिलक जी एक अखबार भी निकालते थे, केसरी नाम का। लेकिन और कहीं वल्लभ भाई पटेल जी काम कर रहे थे, कहीं मोतीलाल जी काम कर रहे थे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग काम कर रहे थे। कोई ज्यादा, कहीं अरुणा आसिफ अली काम कर रही थी, अलग अलग लोग काम कर रहे थे। लेकिन गांधी ने किया क्या, यह समझने की आवश्यकता है। गांधी ने आंदोलन को सड़क पे पैदा किया, उन्होंने मास एजिटेशन पैदा किया। जब एक बार उन्होंने चौरी चौरा के बाद एजिटेशन कॉल ऑफ कर दिया, नॉन कोऑपरेशन 1, हाँ, तो पंडित जी ने नाराज होकर उनको कहा कि बापू इतने मेहनत से तो हमने इस आंदोलन को पैदा किया, आपने एक दिन में कॉल ऑफ कर दिया। तो उन्होंने कहा, यंग जवाहर, यू टेक पार्ट इन मूवमेंट्स, आई क्रिएट मूवमेंट्स, एंड
and when the time is right, we'll create another one. इस देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक आंदोलन छेड़ा था 87 से लेकर 89 तक। वो भी ज्यादातर भ्रष्टाचार विरोधी ही था, बोफर्स के बारे में और अलग चीजों के बारे में। लेकिन जब उनको सत्ता मिली तो मुझे नहीं पता कि क्या उनके अंदर प्रेरणा आई। उन्होंने लोगों को जोड़ने के बजाय एक ऐसा जिन अलादीन के लैंप से निकाल दिया जो आज तक देश को, भाई भाई को एक दूसरे से अलग कर रहा है। अन्ना हजारे जी के बारे में मैं बहुत कम जानता था और मैं इंटरनेट पे गया, और सच बात तो यह है कि अगर आप शून्य हो तो मैं शून्य से कुछ आधा ही ज्यादा हूं, उससे बहुत ज्यादा नहीं हूं। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं अध्यक्ष जी, जब मैं इंटरनेट पे पहली बार गया अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद, तो आदरणीय पूनम जी के आदेश के अनुसार मैं गया। उन्होंने कहा कि आप जो है समझो कि देश की नब्ज क्या है, और देश की नब्ज समझने के लिए मैं इंटरनेट पे गया और मैंने इतने लाखों लाखों लोगों की आवाज सुनी और समझी जो ना कभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, ना कभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा, ना कभी मैंने CNN IBN पे देखा। और मैंने कहा ये भी एक भारत है। There is also an India which is vibrant and brave and original, and that has a voice which will not be drowned out. आज इतना आत्मविश्वास है नौजवान में कि नौजवान अपना नेतृत्व भी स्वीकार करता है तो बड़े सोच के करता है। आज आप नौजवान को खरीद नहीं सकते, वो आपका पैसा तो ले लेगा लेकिन वोट देगा जिसको उसको वोट देना है। आज आप नौजवान को डरा नहीं सकते, आप नौजवान को बंद करोगे तो वो एक शेर बन के बाहर आ जाएगा। आप नौजवान को पीट नहीं सकते। अगर आपको नौजवान को अपने साथ करना है तो केवल एक ही रास्ता है, उसको सम्मान देना, उसको इज्जत देना और उसका दिल जीतना। पूनम जी ने और अतुल जी ने बात की थी रिश्ते बनाने की, कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा रास्ता है संपर्क साधने का और रिश्ते बनाने का। देखिए, रिश्ता बनाना तो एक आवश्यकता है राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, एक इंसान के लिए। समाज में हमको रहना है, समाज से बाहर तो रहना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज रिश्ता बनाना नहीं है, सबसे बड़ी चीज है रिश्ता बनाना, उसके बाद निभाना। और हम लोग कई कई जगह रिश्ता बनाते हैं। जब चुनाव होता है हम भी लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम हमारी माँ हो, तुम हमारा भाई हो, तुम हमारा ये हो, तुम हमारा वो हो, है ना। लेकिन सच बात तो ये होता है कि उसके बाद जब चुनाव खत्म होता है, क्या वो हमारा अभी भी माँ और भाई और ये है? नहीं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिसने वास्तविक रूप से उस व्यक्ति को अपने माँ और भाई और बड़ा और अपना माना, उसको कभी दूसरे बार चुनाव में वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने अपने चुनाव में के बाद एक छोटा सा काम किया, जिसके पास भी गया मदद मांगने के लिए चुनाव में, गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति को, आज सबके पास फोन है, मैंने उनका नंबर नाम समेत अपने फोन में डाल दिया। तो जब भी उस गरीब से गरीब आदमी का फोन आता है तो मैं कहता हूं, अच्छा राम सनेही जी कैसे हैं। और बहुत बड़ा असर होता है इस चीज का, क्योंकि आज
अगर आप किसी को पहचानते हो तभी मतलब है कि आप उसको कहीं ना कहीं मानते हो। बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी राजनीति का नाश हो गया क्योंकि जब वो अपने क्षेत्र में गए और लोगों ने कहा नमस्कार, तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है लेकिन आप हैं कौन? उन्होंने कहा हम आपके जिला अध्यक्ष हैं, हम आपके विधायक हैं, हम आपके सांसद हैं, हम आपके मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अपना कार्ड दे दीजिए। देखिए, एक महल को तोड़ने के लिए एक क्षण लगता है और वो क्षण जो होता है वो क्षण पत्थर फेंकने का नहीं होता, वो क्षण होता है विश्वास खोने का। एक बार विश्वास खो गए जनता आप में, अपने आप में, तो उसके बाद महल जर्जर हो जाता है। मुझे बस आप लोगों से अंत में एक चीज कहनी है कि एक भीड़ में और एक संगठन में अंतर क्या है। मैं 3-4 दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक किताब पढ़ रहा था। जो सच्ची बात है, मैं इसलिए पढ़ रहा था अपनी हिंदी को सुधारने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतने कठिन शब्द थे कि मैं एक शब्दकोश के साथ पढ़ रहा था कि इतने कठिन शब्द हैं, मैं पढ़ पढ़ के अपनी हिंदी को सुधारूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि जो संगठन होता है वो केवल अपने क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं होता। It's very easy for people to organize a crowd of 100,000 people. I've also done it. You've also done it. We all know how these crowds are got, how they are organized and how they dissipate after the election. और मैंने तो अक्सर देखा है कि जिस व्यक्ति ने 2-2 लाख लोगों की रैली की, उसकी सबसे पहले जमानत जब्त होती है चुनाव में, क्योंकि जो 100 रुपए का प्रॉमिस देके वो लोगों को लाता है, वो 100 रुपए तो मिलता नहीं है, वो फूड पैकेट मिलता नहीं है। मैं संगठन की बात कर रहा था। देखिए, एक भीड़ का नियम ये होता है कि उसका कोई नियम ही नहीं होता, और कहीं ना कहीं अगर संगठन को सशक्त करना है तो हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारे मनचाहा व्यवहार है, उसको कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा। यहां जितने लोग हैं वो अपना मनचाहा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि इसको हम समाज कहते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं किसी के घर के ऊपर कब्जा करूं क्योंकि मैं अपना घर बड़ा करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कर सकता। यहां के मंत्री तो कर रहे हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग ये बात स्वीकार करें कि संगठन अनुशासन से चलता है, that an organization ultimately functions due to discipline, it functions due to each person respecting the other, respecting their authority, giving them that due respect. जितने लोग मंच पे बैठे हैं, मुझे लगता है सारे लोग जितने मंच पे बैठे हैं उनके पास एक राजनीतिक सीख है जो वो हम सबको दे सकते हैं, और जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं मुझे लगता है उनके पास भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक सीख है जो सबको दे सकते हैं। अगर केवल हम लोग एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं जो आदमी यहां खड़ा है उसकी इज्जत को अपनी समझें, जो आदमी यहां खड़ा है उसकी इज्जत को अपनी समझें,
तो वो भी हमारी रक्षा करेगा और ये भी हमारी रक्षा करेगा, और कभी भी हम लोग अकेले नहीं होंगे। सूचना तंत्र जो है, संवाद तंत्र जो है, चाहे आप इसको इंटरनेट के नाम से बुलाइए या आप इसको सोशल मीडिया के नाम से बुलाइए, ये एक रास्ता है आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, संगठन की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। मेरी इच्छा यह है कि यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोग इस बात का महत्व समझें। हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अपने दल को, अपने दिल को हम सशक्त करें। अपनी लड़ाई में जितने तर्कश में हम लोगों को तीर मिल सकते हैं, जैसे आपने कहा था कि 68 सेल्स हैं, कितनी सुंदर बात। और मैं चाहता हूं कि इन 68 सेल्स में हमको सफलता मिले। आज एक पर्टिकुलर, एक इंगित काम के लिए हम लोग आए हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और केवल अंत में मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी समय के साथ साथ चलता है, जो समय की लोगों की इच्छाओं को समझता है, वो ये समझेगा कि हमारे तर्कश में ये भी तीर आवश्यक है। मेरी इच्छा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिले, राष्ट्रवादी मानसिकता को बहुत बड़ी सफलता मिले और आने वाले समय में जो भी रास्ता हम लोगों को मिल सकता है, सूचना तंत्र का, संवाद तंत्र का, राजनीतिक तंत्र का, वकालत तंत्र का, मीडिया तंत्र का, जो भी रास्ता मिले हम उसको दोनों हाथ से अपनाएं, मन बड़ा करके पार्टी को सशक्त करें, एक दूसरे की इज्जत का ध्यान दें और देश के सपनों को साकार करें। धन्यवाद।